हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर आपकी जो सीरीज है एचएसएससी टीजीटी एग्जाम के लिए वो आपकी चली हुई है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो पैडागोजी के मैराथन सेशन है वो आपके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितने भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एचएसएससी टीजीटी के जनरल पार्ट के, जो कि आपका 50% सिलेबस लेकर के जाता है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रोड सेफ्टी के ऊपर भी एक वीडियो आपकी आ चुकी है, उसके ऊपर एक वीडियो और लेकर के आऊंगी। आज बात करिए ईवीएस के बारे में। काफी सारे मैसेज आ रहे थे ईवीएस कराओ ईवीएस कराओ, तो आज एक मैराथन क्लास आपके लिए लेकर के आई हूं। यूनिट 1 के ऊपर लेकर के आई हूं। आपके यहाँ पर 4 यूनिट दी गई है, तो 4 के यूनिट की अलग अलग आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर के आऊंगी। क्वेश्चंस यहाँ पर डील करेंगे, साथ ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट भी आपको अच्छे से दिया गया है, जिसमें आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने लाएगा तो उसका एक जो अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जिससे आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ सके, वो आपके लिए लाने की कोशिश करी है मैंने। यूनिट 1 मतलब की इंट्रोडक्शन वाली है, जिसके अंदर हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, डिफोरेस्टेशन आपको दिया गया है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, इनके ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है लाए गए हैं। टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे आपके लिए बाइलिंगुअल रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, और कमेंट करके बताना आपके क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और कितने आपके नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, ये भी मुझे अच्छे से बताना। फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर होने वाला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? एक चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल हॉटस्पॉट जो आपके सेंटर रीजन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो वो आपके टोटल 36 है, जिसके अंदर 4 इंडिया के अंदर है। ठीक है, टोटल कितनी है? 4 है इंडिया के अंदर। और ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो 36 यहाँ पर हॉटस्पॉट हो जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के। ये एक ऐसे रीजन होते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? आपके सराउंडिंग में जो जितने भी लिविंग बींग्स है, जिसके अंदर आपके सब कुछ आ जाते हैं, पेड़ पौधे से लेकर के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर सब कुछ, जो कि आपका कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई ह्यूमन बींग जो है अल्टीमेटली डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर, और एनवायरमेंट के ऊपर जो के अंदर जो भी चीजें हैं यहाँ पर, चाहे फिर आपके प्लांट्स लगा लीजिए, चाहे फिर एनिमल्स हो गए, चाहे फिर एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जो कुछ भी है वो सारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। जिसके अंदर बायो का मतलब भी किससे रिलेट करता है? लिविंग थिंग्स से। ठीक है, जो भी रहते हैं लिविंग थिंग्स से रिलेट करता है ये सारी चीजें। तो ये कैसे रीजन होते हैं जहां पर इनसे जुड़ी हुई कोई किसी भी तरह की आपके सामने समस्या आ सकती है। मान लीजिए एक ऐसे रीजन होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी किसी ना किसी खतरे के रूप में होती है, जहां पर कोई भी अगर या फिर मान लो प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म अगर खतरे के निशान के अंदर है या फिर खत्म होने के कगार पर है, तो उनकी हैबिटेट से रिलेटेड यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का अगर लॉस है तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। और इंडिया के अंदर आपके 4 दिए गए हैं। बात करूं यहाँ पे आंसर की, तो आपका आंसर यहाँ पर वेस्टर्न घाट हो जाता है। नीचे आपको डिटेल में सारी चीजें दी गई है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका अगर पर्टिकुलर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी घाट यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी आखिर होता क्या है। तो देखिए, वैसे मैंने आपको मोटे तौर पर बताया है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। यानी कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। अब लाइफ का मतलब ये नहीं है जिसमें सिर्फ ह्यूमन बींग आते हैं, भाई लिविंग बींग्स है, प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, इवन आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक उसके अंदर आ सकते हैं। तो हर एक चीज जो आपके एनवायरमेंट में रह रही है कहीं ना कहीं आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, आपके सर्वाइवर के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो सारी चीजें इसका हिस्सा हो जाती है। जिसके अंदर एनिमल्स की वैरायटीज आ जाती है, प्लांट्स की, फंगाई की, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जो कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो प्राकृतिक संसार है, उसको कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। और ये जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो वर्क टुगेदर यानी कि इकट्ठे मिलकर के काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारा जितना भी पारिस्थितिक तंत्र है, जो भी हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें मिलकर के काम करते हैं, और टू मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। भाई अगर हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हम लोग डिपेंड है किसके ऊपर? डिपेंड है भाई हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, इवन एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है, हर चीज के ऊपर हम लोग डिपेंड है। हम ये कह दो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड है। क्यों डिपेंड है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, साथ ही अगर हम दही वगैरह जमाते हैं तो उसके अंदर भी आपका लैक्टोबैसिलस यूज होता है। ठीक है, तो हम हर तरीके से इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, और ये सारी चीजें हमारी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो अगर ये यहाँ पर अच्छे से है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ को यहाँ पर मेंटेन कर पा रहे हैं।
बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे सपोर्ट करती है एवरीथिंग इन नेचर दैट वी नीड टू सर्वाइव। हमें यहाँ पर जिंदा रहने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती है वो सारा इसका हिस्सा होता है। तो बायोडाइवर्सिटी एक अच्छे से यहाँ पर सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सारी चीजें दी गई है, जिसमें आपका फूड आ जाता है, फिर चाहे क्लीन वाटर हो, मेडिसिन हो, हर चीज के लिए, चाहे फिर शेल्टर हो, हर चीज के लिए हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, हम लोग प्लांट्स पे या एनिमल्स के ऊपर, इन चीजों पे हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपका मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं द बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो कॉइन किसने किया था। ये जो शब्द है ये किसने दिया था, वाल्टर जी रोसेन ने, ये नाम आपने ध्यान में रखना है, वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में दिया था। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये जो टर्म है इसको कॉइन किया गया था किसके द्वारा, नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ठीक है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखना। और टोटल जो है 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर 4 कहां पे हैं, 4 हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है और सुंदरलैंड है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, सुंदरलैंड, पश्चिम घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और आपका हिमालय। तो ये 4 आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद में करना है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से लेकर के चलना और पूरी वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी और आपके ईवीएस का पोर्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, ये भी ध्यान में रख लेना। बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है ये आइडेंटिफाई किया गया था बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि IUCN। इसका नाम भी आप ध्यान में रख लेना कि ये किसके द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये हॉटस्पॉट होते क्या हैं, कि किसी भी प्रकार का अगर डेंजरस अगर कोई रीजन है जहां पर बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, अगर कहीं पर कोई भी स्पीसीज अगर खतरे के निशान पर है तो वो एरिया पूरा क्या हो जाता है, आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आ जाता है। और पूरे टोटल 36 हॉटस्पॉट है, जिसके अंदर 4 अपने इंडिया में है, जिसमें आपका हिमालय हो जाता है, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाता है और पश्चिम घाट और सुंदरलैंड हो जाता है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आपको चीजें कुछ एडिशनल प्रोवाइड करी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जब मैं अपने फोन से भी देखती हूँ ना वीडियो को, तो मुझे ना वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, बट फिर भी कुछ ज्यादा मैसेज नहीं आते, बट 2 से 3 कमेंट डेली आते हैं कि हमें दिखता नहीं है, क्लियर नहीं दिखता। प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं, क्या आपको सच में वाकई में क्लियर नहीं दिखता? बिकॉज अगर क्लियर नहीं दिखता फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है, फिर इस चीज में थोड़ा और देखा जाएगा। इस टाइम पे मैं फुली जूम करके इसको बैठी हुई हूँ, ठीक है, फुली ये अच्छे से, मुझे अच्छे से वो फोन में दिखता है जब मैं देखती हूँ वीडियो को, बट मुझे नहीं पता फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर सबको आ रही है तो प्लीज आज इस चीज को जरूर मैसेज करके बताओ और क्लियर करें मेरे लिए, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करना जब ये वीडियो आप देख रहे हो। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर बॉडी में उसका क्या होगा? आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि DO पता होना चाहिए क्या होता है। और ये मैंने आपको जब वाटर का ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे थे उसके अंदर DO, COD ये सारी चीजें आपको करवाई थी। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, वो वाटर के अंदर जो भी एक डिजायर्ड एक एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो एक किसी भी पानी के अंदर होता है वो उसका DO होता है। भाई एक मतलब जितना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है एक पानी में, वो उसका DO होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आखिर क्या होता है। तो वो जो भी एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, तो वो आपका DO होता है। और जब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, अगर तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इस DO का क्या असर इसके ऊपर पड़ता है? तो ये जो DO है वो आपका डिक्रीज होता है। क्या होता है? कम होता है, घटता है, कम होता है। क्यों होता है? एक डिटेल इसका मैंने नीचे आपके लिए आंसर प्रोवाइड किया है, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। बस आंसर देखिए, डिक्रीज होता है, क्यों होता है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एडिकेट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज द क्रूशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी। अगर मैं बात करूं तो देखिए, पानी के अंदर जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं,
मतलब जितने भी पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स है, चाहे आप प्लांट्स लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तो जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऐसे इनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम लोग अपने लंग्स का यूज करते हैं, तो ये लोग अपने गिल्स का यूज, जैसे फिश की अगर बात करें तो अपने गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, और सर्वाइव करते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? इस पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी के अंदर अगर ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर ये लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, है ना? तो एक एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो आपका डीओ होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, जो कि क्रूशियल होता है सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए एंड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी। और पानी की अच्छी गुणवत्ता के लिए भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये आपने ध्यान में रखना, बिकॉज वाटर होता ही क्या है, H2O ही होता है। इसके अंदर O ही नहीं रहेगा तो फिर पानी कहां से रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए, हमेशा जो डीओ है वो मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है, ये भी इसका यूनिट आप ध्यान में रखना। और एक्वेटिक लाइफ इज स्ट्रेस्ड व्हेन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल फॉल बिलो, यानी कि जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी आपकी ये पानी में रहने वाली जिंदगियां हैं, चाहे उनमें पानी में रहने वाले प्लांट्स की बात कर लो, फिर चाहे एनिमल की बात कर लो, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल किससे कम हो, 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो। ये एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना, और ये चीजें मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूं वाटर ट्रीटमेंट के टाइम में। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि टेम्परेचर लिमिट करता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर। सबसे पहले तो एक ना रिलेशनशिप याद करना, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीओ के, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि उल्टा रिलेशन होता है इन दोनों के साथ, डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट रिलेशन जब होता है, जब अगर तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, बट ये जो इनवर्स रिलेशन होता है इसका मतलब उल्टा होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज डाउन होगी, ठीक है, इतना समझे यहां से। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर ने, इसने कहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे लिमिट करता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं एक लिमिट में ले आता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर पानी में डिसॉल्व होगी। पानी जो है ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है विंटर के टाइम में, क्योंकि जब टेम्परेचर कम है सर्दियों के टाइम में, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पे। लेकिन अगर गर्मी की बात करी जाए, हॉट समर की अगर बात करी जाए, जब टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है तो आपका डीओ कैसा हो जाएगा, आपका डीओ यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात आपको यहां बताई गई है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डीओ का लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप सिंपली ऐसे याद रखो, ये टेम्परेचर है, ये इनवर्स रिलेशनशिप बनाता है डीओ के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो फिर डीओ आपका बढ़ेगा। ये चीज आपने यहां पर ध्यान में रखनी है, इसलिए आपका वहां पर डिक्रीज ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताना। उसके बाद इकोलॉजी और इकोसिस्टम के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए, यहाँ पे आपका एक असर्शन दिया गया है और एक आपका रीजन दिया गया है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो असर्शन है, जिसको अभिकथन बोलते हैं, पहले ये चेक किया जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू होता है फिर रीजन को चेक किया जाता है कि ये ट्रू या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है फिर ये चेक किया जाता है कि ये जो रीजन है वो इस असर्शन का एक करेक्ट रीजन है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे असर्शन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है। इकोसिस्टम सराउंडिंग अ रिवर गेट्स डैमेज्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। भाई कोई बांध का निर्माण हुआ है, अगर किसी बांध का निर्माण हुआ है तो जो इकोसिस्टम है सराउंडिंग अ रिवर, किसी भी रिवर के अंदर, देखो आपको ना ध्यान में रखना है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब, इकोसिस्टम आपका छोटे से लेकर बड़ा तक कुछ भी हो सकता है। जैसे आप अगर एक तालाब की बात करें, एक छोटा सा मान लो पोंड है, ठीक है, छोटा सा ही मान लो चाहे। वैसे तो इकोसिस्टम आपका समुद्र भी हो जाता है, ठीक है, महासागर वगैरह सब कुछ हो जाता है, नदी भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है, छोटे लेवल से कुछ भी हो सकता है। तो इस तालाब के अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, जो कुछ इसके अंदर सर्वाइव कर रहा है, वो सारा एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो जो जगह है आपकी, जैसे ये तालाब, तो ये आपका क्या है, ये आपका इकोसिस्टम है।
और इन प्लांट्स और एनिमल्स का ये आपस में कैसे एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट के साथ अपना रिलेशन बना करके चलते हैं, वो इकोलॉजी कहलाया जाता है। ठीक है, वो आपका पारिस्थितिकी कहलाया जाता है और इकोसिस्टम आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा जब मैंने आपको कंटेंट कराया था। अगर यहां समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इकोसिस्टम सराउंडिंग अ रिवर, किसी भी रिवर में जो इकोसिस्टम होता है, भाई नदियों के अंदर ऑब्वियस सी बात है वहां पे एनिमल्स होते हैं तो उनका भी एक अपना इकोसिस्टम है, वहां पर भी चीजें होती हैं। तो वहां पे वो चीजें अफेक्ट हो रही है, बांध के निर्माण के लिए बिल्कुल अफेक्ट होती है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर आप किसी भी प्रकार की बांध का निर्माण कर रहे हो तो वहां पर रहने वाले जो भी जीव जंतु है, कुछ भी अगर वहां पे है तो वो अफेक्ट होते हैं। बिकॉज जब आप डैम का निर्माण करते हो तो आप टेक्निक का भी यूज करते हो, आप कई चीजों का यूज करते हो, जिससे डस्ट वगैरह भी होती है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो आपका जो अभिकथन है वो बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो जाता है, सत्य हो जाता है। हमने एक चीज चेक कर ली, अब हम चेक करेंगे रीजन को कि क्या ये सही है। द एरिया गेट्स क्या भूल लिख दिया, ये इनंडेटेड विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि ये जो एरिया है यहां पर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पानी से भर जाता है। भाई मान लो अगर ये जो डैम है, डैम ने मान लो अगर यहाँ पर फुलफिल वर्क नहीं किया अच्छे से, अगर ये सेटिस्फैक्टरी अगर ये वर्क नहीं कर पाया तो फिर वहां पर बड़ी मात्रा में पानी भर जाता है। तो अगर बांध का निर्माण हो रहा है तो बड़ी मात्रा में पानी भी ये क्षेत्र में भरेगा, तो ये रीजन भी करेक्ट है। अब हमें ये देखना है, हमने देख लिया अभिकथन भी सही है, रीजन भी सही है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो आर है वो ए का एक प्रॉपर रीजन है या नहीं है। तो देखो, एक ध्यान में रखना, हमने बात करी है अभिकथन की, एक बांध के निर्माण के कारण एक नदी के आसपास पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त होता है। तो ये जो है क्षतिग्रस्त अगर हो रहा है तो ये इसका एक इफेक्ट हो जाता है कि भाई अगर वो ढंग से काम नहीं किया है, फिर कुछ भी एक्सवाइटेड रीजन यहाँ पे जो है भारी मात्रा में पानी भर जाएगा। तो वो इसका एक अफेक्ट है, एक कारण नहीं है आर, बल्कि उसका एक अफेक्ट है ए का। ये आर जो है ए का कारण नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है कि ये दोनों सही है, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है, अच्छे से समझो चीजों को कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको और अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे नीचे। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है क्लियर, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर नीचे आपको और भी अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ बिकॉज फिर वही समस्या आ जाती है कि दिखता नहीं है। चलिए, असर्शन की अगर बात करी जाए तो असर्शन यहाँ पर ट्रू है। देयर आर डायरेक्ट इंपैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट रिलेटेड विद द, देखिए जब आप बांध का निर्माण करते हो जैसे एग्जांपल के तो वहां पर डस्ट आएगी, इरोजन होगा, ठीक है, कटाव होगा, बोरो एंड डिस्पोजल प्रॉब्लम। और आप कुछ भी चीज यूज करो तो आप उसको डिस्पोजल प्रॉब्लम या आप उस चीज को कहां पर डिस्पोज करेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो ये जितनी भी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से अफेक्ट करती है, जो भी इकोसिस्टम है, जो कुछ भी चीजें वहां पे सरवाइव कर रही है उसको अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो आपके लिए ट्रू हो जाता है। इफेक्ट ऑफ डैम, यानी कि डैम का इफेक्ट क्या है, द होल एरिया गेट्स ओवरवेल्म्ड विद वाटर, यानी कि ये इफेक्ट है जो आपका आर है वो एक तरीके से क्या है, इफेक्ट है, रीजन नहीं है। ठीक है, इफेक्ट है इसका ये कि पूरा एरिया क्या है, पानी से भरा गया है, इसलिए आपका जो रीजन है वो आपका एक तौर पे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रभाव आप इसको बोल सकते हो, प्रभाव हो गया है, कारण नहीं है। जबकि उसने कहा है कि वो क्या है, कारण है, नहीं, वो एक रीजन नहीं है बल्कि क्या है, प्रभाव है, इफेक्ट है। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए आपका जो असर्शन और जो रीजन है वो आपका ट्रू है, बट रीजन वाज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई। जब हम वनों की कटाई करते हैं, ज्यादा जो है हम लोग पेड़ों का यहाँ पर काट रहे होते हैं, जो जितने भी फॉरेस्ट है हम उनको खत्म कर दे रहे हैं, फिर चाहे फिर वो नेचुरल तरीके से भी होता है, लेकिन ज्यादा जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करें, किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए करें, कैसे भी करें, हम अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर पेड़ों को काट देते हैं, जिसका काफी एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जो है हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है। साथ ही जो सोइल इरोजन है वो भी आपका यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आपकी जो भी फर्टाइल मिट्टी है वो आपकी बह जा रही है। तो काफी इसके कारण हो सकते हैं। अब इन्होंने कॉन्सिक्वेंस ही पूछे आपसे कि इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, कौन की कथनों पर विचार करें। क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बिकॉज पेड़ क्या काम करते हैं, पेड़ जो है CO2 को मेंटेन करते हैं।
ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, उस CO2 का इस्तेमाल पेड़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और अगर वहां पर हम लोग पेड़ ही काट देंगे तो जो एक्सेस ऑफ CO2 है वो एनवायरमेंट में हो जाएगी, और CO2 जो है एक रिस्पॉन्सिबल गैस है फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आता है, ये जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वार्मनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है हमारा ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये तो सही बात है। उसके बाद डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है, यानी कि मरुस्थलीकरण। हम लोग एक ऐसा जो है लैंड का यहाँ पर जो है एक तरीके से निर्माण करते जा रहे हैं जहां पर हम लोग पेड़ तो काटते जा रहे हैं, नई चीजें हम उगा नहीं रहे हैं और उस चीज का यूज हम जो है ऐसे ही कर रहे हैं अपने लिए। तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण बिल्कुल हो रहा है। और अगर पेड़ नहीं है तो पेड़ आप सभी को पता है ये मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध के रखते हैं बिल्कुल टाइटली, ताकि मिट्टी जो है ना तो पानी के साथ बह जाए ना ही हवा के साथ बह जाए। तो इसलिए सोइल इरोजन भी हो रहा है अगर पेड़ों को काटेंगे तो। इसलिए 1, 2 एंड 3 सारी ही चीजें यहाँ पर क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सारी चीजें मैंने आपको कंटेंट पढ़ाते के टाइम बहुत अच्छे से करवाई थी, सारी चीजें अच्छे से करवाई थी। 5वां जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी आर करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो अभी आपकी जैव विविधता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। बायोडाइवर्सिटी कैन सपोर्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा है कि ये क्या करता है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर चीजों को सपोर्ट करता है। भाई जो कुछ भी चीजें हमें चाहिए होती है हमारी नीड के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, तो बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से जो भी आपका लाइफ फॉर्म है, जो भी आपके एनवायरमेंट में जो भी आपकी लाइफ फॉर्म है उस चीज को यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो इकोसिस्टम को डेफिनेटली ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बी कहता है, ए लाइन आपकी करेक्ट है। बी कहती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव शार्पली इंक्रीज्ड स्पीसीज एक्सटिंक्शन, बिल्कुल ये बात भी सही है कि हमने कुछ ऐसी गतिविधियां करी है जिसकी वजह से काफी सारी जो स्पीसीज है वो खत्म होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। बिकॉज क्लाइमेट में चेंज इतना ज्यादा हम हद से ज्यादा लेकर के आ रहे हैं, फॉरेस्ट को हम लगातार जो है काटते जा रहे हैं, तो काफी सारी लाइफ जो इन पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते, फॉरेस्ट नहीं है तो इसकी वजह से चीजें खत्म होती जा रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज तो इसके लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड कह रहा है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैज नो एडवर्स इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पर्यावास का विखंडन हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, नहीं ये गलत है। इसका इफेक्ट होता है, जो हम नीचे मैंने डिटेल आंसर आपके लिए दिया है, तो ये गलत है। उसका इफेक्ट होता है जब हम हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी बायोडाइवर्सिटी में। और ये कथन बिल्कुल सही है कि अबाउट 70% ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज आर इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि सभी ज्ञात प्रजातियों में लगभग 70% क्या है, ये हिंदी में आप देख लेना, अकशेरुकी है, ठीक है, यानी कि इनकी जो है बैकबोन नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स मतलब ये इनकी बैकबोन नहीं होती है, ठीक है, बैकबोन नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अबाउट 70% होते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और डी आपका क्या है, करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है। तो ए, बी, डी आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देखेंगे। यहां पर आपके लिए लिख करके दिया है कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या आता है, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, भाई लाइफ फॉर्म के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो लिविंग बींग्स है, जिसके अंदर आपके प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जो कुछ भी चीजें यहाँ पर सर्वाइव कर रही है कहीं ना कहीं लिविंग थिंग के अंदर आती है, तो वो सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हो जाती है, ठीक है। और हमारा जो इकोसिस्टम है वो तो होता ही है, भाई एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, पर्टिकुलर एक प्लेस होता है जहां पर कोई भी जो लाइफ है वो यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए चलती है। वो अपने मतलब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिक तंत्र, मतलब जहां पे जितने भी लिविंग बींग्स है, यानी कि लिविंग जितने भी है वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ। नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसके अंदर आपका सोयल आ जाता है, ठीक है, सनलाइट आ जाती है, आपकी मिट्टी तो हो ही गई, सोयल आ जाता है, पानी वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, ये सारे इनके साथ इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं, तो ये आपका इकोसिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये सपोर्ट करता है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को। इट इज नॉन टू सपोर्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, एक डाइवर्स जो इकोसिस्टम होता है वो बेटर एबल टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर। अगर आपका एक डाइवर्स इकोसिस्टम है, अगर आपका एक अच्छे वाला इकोसिस्टम है, एक विविध इकोसिस्टम आप इसको मान सकते हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो भी आपका वातावरणीय जो तनाव है उस चीज को कोप कर पाते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, रेनफॉल के अंदर चेंज आ रहा है, या फिर अदर कंडीशन है, तो इस चीज को ये कोप अप कर पाते हैं, इसलिए ये सपोर्ट करता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को। ऑप्शन नंबर 1 था ये आपका।
यानी कि ए लाइन थी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, तो इसको तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है भाई, हम लोग सारी चीजों को डिस्ट्रक्ट यहाँ पे करते जा रहे हैं, क्लाइमेट के अंदर चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल हम न जाने कैसे कैसे करते जा रहे हैं, मतलब वो खत्म होने के कगार पर ऐसे करते जा रहे हैं। हमने अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक सीरियस इशू है आज के टाइम में। हैव लेड टू ए शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन, जिसकी वजह से जो भी आपकी स्पीसीज है वो एक्सटेंट यानी कि खत्म होने के कगार पर है। Many species are currently threatened with extinction, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर कुछ तो खत्म ही हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ ऐसी है जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से है। तो ये चीजें आपने, यानी कि ये वाला जो पॉइंट था ये भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट था आपका कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपका सही नहीं था। ये कहता है विच ओकर्स व्हेन ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस हैबिटेट इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर, यानी कि एक बड़ा जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब वो होता है जहां पर कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स रहते हैं, ठीक है, वो उसका हैबिटेट हो जाता है। जैसे कोई भी आप, जैसे जंगलों के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं वो उनका हैबिटेट है, जहां पर वो रहते हैं, उनका निवास है वो, ठीक है। तो जब हैबिटेट को हम ब्रोक अप करते हैं इनटू स्मॉलर में, आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स में हम उनको तोड़ देते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। पर्यावास विखंडन जो तब होता है जब एक बड़ा निरंतर आवास छोटे पृथक टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि वो एक तरीके से एक आइसोलेट हो गया है, जैसे वो एक कंप्लीट था अभी वो आइसोलेट हो गया है, इसलिए जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता, जबकि हमें ऑप्शन में कह रहा था नहीं डालता है, ठीक है, वो कह रहा था नहीं डालता है, जबकि ये डालता है, इसलिए ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पर क्या हो रही थी, फॉल्स हो रही थी। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन, ये कैसे एनिमल्स होते हैं जो जिनकी बैकबोन नहीं होती है, ठीक है, विदाउट बैकबोन होते हैं ये। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ऑल ओवर द 90% ऑफ एनिमल स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन में 70% कहा गया था, तो ये वाला भी बिल्कुल क्या है, सही हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पता नहीं कौन सा था, लेकिन ए बी डी पॉइंट आपका यहाँ पर सही था, सी आपका गलत था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर बिलोंग्स टू, आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि जो ट्रोपोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर वो किससे बिलोंग करती है। भाई आप सभी को पता है ना, हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है कुछ, तो इसके अंदर ये किससे बिलोंग करती है, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे वायुमंडल से बिलोंग करती है। और वायुमंडल की हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ परतें होती हैं जिनको हमने अच्छे से तरीके से करना है, और इन परतों को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, जो मैंने आपको नीचे यहां बताने की कोशिश करी है। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये हमारा अर्थ है, और जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के जो सबसे मतलब हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो सबसे नीचे, जैसे अगर ऐसे हाइट के वाइज अगर करते हुए चले तो ऐसे सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, आपका ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आ जाता है जिसके अंदर आपका 0 से 12 से 18 किलोमीटर तक का होता है। हमारी एरोप्लेन वगैरह इसी के अंदर ही उड़ती हैं, तो ये चीजें यहाँ पर आ जाती है। हॉट एयर बैलून वगैरह यहाँ पर ही होते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये सीरीज याद रखना, ये सीरीज जरूर याद करना। सेकंड नंबर पर आता है स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है जो कि 11 से 50 किलोमीटर का होता है। और फिर आ जाते हैं आपका मीजोस्फेयर, ठीक है, जिसके अंदर आपके मिटियोर्स वगैरह आ जाते हैं, ये आपका 40-50 से और 80-90 किलोमीटर तक का हो जाता है। फिर आपका थर्मोस्फेयर आ जाता है और ये आपका 80-90 से 800 किलोमीटर तक का हो जाता है। एंड देन बाद में सबसे लास्ट आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है। ये जो एक्सोस्फेयर वो है जिसके अंदर आपकी सैटेलाइट्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, स्पेसशिप वगैरह यहाँ पे जाती है, तो ये आपका एक्सोस्फेयर है। तो ये कुछ 5 आपकी लेयर हो जाती है वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की, जिनको आपने ध्यान में रखना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये आपने अच्छे तरीके से सीरीज वाइज याद करना है इसको, ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो ये कुछ आपकी जो है सीरीज थी जिसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया था। उसके बाद आपका ये जो अदर चीजें हैं इनको भी देख लो। लिथोस्फेयर का मतलब होता है जो आपका मतलब सोलिड पार्ट होता है, पथरीली जो पार्ट होता है आपकी अर्थ का, पथरीला वाला जो पार्ट हो जाता है वो अर्थ का। हाइड्रो मतलब जितना भी आपका पानी वाला पार्ट है, ठीक है, आपकी अर्थ का जितना भी आपका पानी है, चाहे फिर वो फ्रोजन फॉर्म में हो, फिर चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, फिर चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, तो पानी जितना भी आपका है तो पानी वाला पार्ट आपका हाइड्रोस्फेयर हो जाता है। और जो भी आपका लाइफ रिलेटेड पार्ट है वो आपका बायोस्फेयर हो जाता है, यानी कि जैव विविधता हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आप।
अच्छा, ये चीजें मैंने आपको लिख करके भी दी है यहाँ पर कि जो आपका लिथोस्फेयर है वो आपका रॉकी आउट पार्ट है अर्थ का, ठीक है, जो भी आपका सोलिड और आपका पथरीला वाला पार्ट आप समझ सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ ब्रिटल क्रस्ट से बना है एंड टॉप पार्ट है अपर मेंटल का। लिथोस्फेयर इज द कूलेस्ट, ये सबसे ठंडा और सबसे रिजिड पार्ट है अर्थ का, ठीक है, सबसे कठोर हिस्सा है। तो ये आपने लिथोस्फेयर के बारे में ध्यान में रखना है। हाइड्रोस्फेयर की बात करो तो ये पानी से रिलेटेड है कि लेयर ऑफ वाटर सरफेस। अब ये जो है आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में, फ्रोजन फॉर्म में, ग्राउंड वाटर में या फिर वाटर वेपर में, किसी भी फॉर्म में। तो जो पानी वाला जो पार्ट है वो आपका हाइड्रोस्फेयर से रिलेट कर जाता है। उसके बाद जो आपका जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, वो आपका लाइफ सपोर्टिंग सेगमेंट है, यानी कि जहां पर भी आपकी लाइफ सपोर्ट करती है वो आपका अर्थ का जो हिस्सा है, जो सरफेस है, वो इसके अंदर आ जाता है, बायोस्फीयर के अंदर, जिसको आप जैव मंडल बोल देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is the basic unit of study of ecology? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेसिक यूनिट क्या है इकोलॉजी को स्टडी करने की। आप इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो, FUNCTIONAL, फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो। और ये आपका क्या है, ये आपका इकोसिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी आपकी लिविंग थिंग्स होती है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हुए चलती है और कैसे सपोर्ट करते हुए चलती है, हमारी लाइफ को इंटरेक्ट करती है एनवायरमेंट के साथ। किसके साथ, हमारे पर्यावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो आपका इकोलॉजी हो जाता है, पारिस्थितिकी हो जाता है, ठीक है, स्टडी करते हैं हम इसमें सारी चीजों को। जबकि इकोसिस्टम हो जाता है, वो एक जगह हो जाती है, एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाता है, जैसे आपका पॉन्ड हो गया, रिवर देख लो, ठीक है, छोटा सा, चाहे फिर आप तालाब देख लो, फिर चाहे आप सी देख लो, मतलब बड़े से बड़ा कोई भी फॉरेस्ट भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, कोई फॉरेस्ट भी इसके अंदर आ सकता है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जो कुछ चीजें सर्वाइव कर रही है और अपने जो अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो आपका इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है, वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जो कि बेसिक यूनिट होती है। और आप इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो इकोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवित जीव होते हैं, वो अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत का माध्यम रखते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं, वो इकोलॉजी का पार्ट हो जाता है, पारिस्थितिकी का पार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें इकोसिस्टम का, तो इसके अंदर आपके बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो जीवन वाले, यानी कि जैव कंपोनेंट के साथ साथ वो कैसे रहते हैं, ठीक है, किसके साथ, ए बायोटिक कंपोनेंट। मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी कि इसके अंदर आपके लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों चीजें आती है, कि ये लिविंग थिंग कैसे इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, जिसके अंदर आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें आ जाती है। तो वो आपका इकोसिस्टम का पार्ट होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट होता है। इकोसिस्टम आपका दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो नेचर के द्वारा इटसेल्फ क्रिएट किया गया है, जैसे जंगल वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, पोन्स, तालाब, ओशियन, समुद्र, लेक्स, झीलें, ये सारे आपका इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो ये वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड की, आपने किसी भी फसल को उगा दिया, आपने गार्डन वगैरह, बगीचा बाग लगा दिया, उद्यान लगा दिया, आपने कोई भी एक्वेरियम लगा दिया, है ना, हम लोग अपने घर में मछलियां पालते हैं ना, एक एक्वेरियम रखते हैं, कोई आपने डैम्स वगैरह बना दिए, तो ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है ये। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फूड चेन इज करेक्ट। भाई हमने फूड चेन के बारे में भी पढ़ा था जब हमने कंटेंट पढ़ा था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहले हर्बीवोर्स आते हैं, तो एक चीज इसमें ध्यान में रखना, पहले आपके आते हैं हर्बीवोर्स, देन आपके आते हैं कार्निवोर्स, देन आते हैं ओमनिवोर्स, एंड देन बाद में आपके आते हैं डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोरस, ठीक है, वो डेट्री VOROUS, वोरस। अब इसके अंदर ये कहां पे है, हर्बी, कार्नी, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ही है ना, हाँ 4 में ही है कि हर्बीवोर्स होते हैं आपके शाकाहारी, मतलब जो हमेशा सिर्फ पत्ते और पेड़ पौधों पे ही डिपेंड करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पत्ते और पेड़ पौधों पर ही अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस मतलब जो एनिमल्स को मार के खाते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं, जैसे आपका टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह, ठीक है। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं, मतलब प्लांट्स पौधों को भी खाते हैं और साथ ही जो एनिमल्स वगैरह उनको भी खाते हैं, तो इसलिए वो ओमनी होते हैं, यानी कि दोनों है। और डेट्रीवोरस वो होते हैं जो
जो ये जो सड़े हुए जो मरे हुए जो पेड़ पौधे हैं, या फिर जो पेड़ पौधे भी लगा लो और साथ में जितने मरे हुए एनिमल्स होते हैं ना, उनके फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, वो आपके डेट्रीवोरस होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये आपके डेट्रीवोरस हो जाते हैं। जो मतलब डेड एंड डिके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए सड़े हुए होते हैं, उनको यहाँ पर खाते हैं, तो वो आपके डेट्रीवोरस हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अ फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन एन इकोसिस्टम। ये एक आपका एक ऐसा इवेंट होता है जहां पे वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। भाई है ना, भाई जैसे हिरन है, हिरन ने खाया पेड़ पौधों को, हिरन को खाएगा कौन, एनिमल खाएंगे। ठीक है, आपका लॉयन वगैरह ये सब खाएंगे, और जब वो मर जाएगा लॉयन वगैरह, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कौन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, जो कि डेट्रोवोरस हो जाते हैं ना, कीड़े वगैरह जो होते हैं। तो ये एक फूड चेन चली आ रही है कि वो फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। भाई मिट्टी से ही हमारे पेड़ पौधे उगे, पेड़ पौधे खाए हिरन ने, या फिर कुछ भी लगा लो, खरगोश ने, कुछ भी किसी ने भी खाए, उनको खाया कार्निवोर्स ने, और कार्निवोर्स जब मर गए तो वो फिर से डिकम्पोज होकर मिट्टी में आ गए। तो ये एक फूड चेन है जो चली आ रही है। ठीक है, जहां पे वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट करता है अनदर ऑर्गेनिज्म को, एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्ज ऑर्गेनिज्म। मैंने वही बताया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, फिर एंड में वो आकर के मिट्टी में ही जा रहा है। एंड द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसे जो पोषक तत्व है उनका फ्लो भी हो रहा है, साथ ही एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। यही आपका फूड चेन होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी पास ऑन हो रहे हैं, साथ ही जो एनर्जी है यानी कि जो ऊर्जा है उसका भी प्रभाव हो रहा है सभी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये आपकी फूड चेन हो जाती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा आपका इकोसिस्टम हो जाता है वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, ओशियन है, या फिर फॉरेस्ट है? तो जो सबसे बड़ा है वो आपका ओशियन हो जाता है, महासागर हो जाता है। बिकॉज आप सभी को पता है महासागर कितने बड़े होते हैं ना, डेजर्ट भी इतना बड़ा नहीं होता, ग्रासलैंड भी इतना बड़ा नहीं होता, कोई भी फॉरेस्ट भी इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जो ओशियन है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम आप ये मान के चलो कि छोटे से चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकते हैं। इकोसिस्टम में आपके जो झीलें वगैरह होती है, छोटी छोटी झीलें वगैरह, छोटे छोटे तालाब वगैरह, पोंड वगैरह, नदी नाले, ये सारी चीजें आपका, और बड़ी से बड़ा आपका ओशियन यानी कि महासागर हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम डिपेंड करता है, छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी हो सकती है, जहां पर कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो यहाँ पर स्टे करती है। तो ओशियन इकोसिस्टम इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ये सबसे बड़ा हो जाता है इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कुछ आपको लिख करके भी दिया गया है कि जो वर्ल्ड ओशियन है वो लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है ऑफ अवर प्लैनेट का। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन जो है सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे पूरे ग्रह का, और ये इसमें 71% ऑफ अर्थ इज सरफेस। भाई आप सभी को पता है पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, हमारा जो पूरा सरफेस है उसमें 70% क्या है? पानी तो है, तो पानी है तो obvious सी बात है ओशियन हमारा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, अब ये बात अलग है कि वो सारा पीने का नहीं है। इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ओवर 3 बिलियन पीपल, यानी कि 3 बिलियन पीपल के लिए एक तरीके से ना आजीविका का काम करता है ये। और एक जो इकोसिस्टम है वो पहले इस शब्द को क्वाइन किया था एजी टैंसली ने, एक इंग्लिश बोटनिस्ट है, ये 1935 में इस शब्द को दिया था इन्होंने, ये भी ध्यान में रखना। और इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज ओएसिस इन अ डेजर्ट और एज बिग एज एन ओशियन। वही बात है जो मैंने आपको बताई कि छोटे से छोटे तौर पर एक ओएसिस भी हो सकता है। ओएसिस का मतलब है कि आप अगर डेजर्ट में आपको अगर एक पानी की थोड़ी सी भी झलक भी दिख जाए वो आपको ओएसिस हो जाता है। भाई डेजर्ट में यानी कि मरुस्थल के अंदर आपको कुछ पानी नाम की चीज नहीं मिलती, बट अगर आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी पानी दिखाई दे जाता तो आपका एक ओएसिस हो जाता है। तो इकोसिस्टम एक ओएसिस से लेकर और एक बड़े समुद्र तक यहाँ पर हो सकता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी। वही बात मैंने आपको बताई थी कि आपका बेसिक भी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है, और आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट भी होता है इकोलॉजी का। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर गई, इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाते हुए चल रही हूँ, तो इस चीज को इग्नोर मत करना। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दिस इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टमैटिक लिंक। ये इकोसिस्टम है जो एक सिस्टमैटिक लिंक करता है बिटवीन टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम के, यानी कि ये इनमें से कोई एक ऐसा है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन के ऊपर अगर कोई इकोसिस्टम है, और मरीन मतलब पानी के अंदर, तो इनमें से कुछ ऐसा है जो दोनों के अंदर होता है, यानी कि दोनों का ही एक तरीके से लिंक का काम करता है। तो वो आपके मैंगो फॉरेस्ट तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो कुछ होते ही नहीं है। मैं आम का फॉरेस्ट तो कुछ होते नहीं, आम के जंगल, ये तो
है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंग्रोव के जो वन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नीचे आपको बताया ये जो दोनों है एक तरीके से लिंक का काम करते हैं, मैंग्रोव वन, बिकॉज आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह में भी कि ये ऐसे वन होते हैं जहां पर इनके ये पानी में भी रहते हैं, इनकी जड़ों में हमेशा पानी फ्लो करता रहता है और ये जमीन पर भी होते हैं, इसलिए लिंक का काम करते हैं टेरेस्ट्रियल के बीच में भी और मरीन इकोसिस्टम के बीच में भी। यहाँ पर आपको ये दिख गया होगा, शायद डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा हो कि आप यहाँ पर ये पेड़ देखो, ये आपका मैंग्रोव वन है, ठीक है। देखो नीचे आप यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है और साथ ही ये जमीन पर भी है, तो एक तरीके से लिंक का काम करते हैं कि जमीन पे भी है और कहाँ पे पानी में भी है, तो एक्वेटिक में भी है, टेरेस्ट्रियल में भी है और एक्वेटिक में भी है, ठीक है। तो इसलिए एक लिंक का काम कर देते हैं। मैंग्रोव सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों का और झाड़ियों का एक ऐसा समूह होता है जो लिव करते हैं इन कोस्टल इंटरटाइडल जोन एंड बिटवीन लैंड एंड सी, यानी कि दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। एक ऐसा समूह होता है जो जिसके अंदर पानी में भी होते हैं और जमीन पे भी होती हैं। एनिमल्स फाउंड आर सिमिलर टू दोज कॉमनली फाउंड इन, इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों ही तरीके के होते हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर पाए जाने वाले भी जीव जंतु इसके अंदर होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो जमीन के ऊपर रहते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं, और ऐसे जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी यहाँ रहते हैं, बिकॉज पानी है तो मछली वगैरह भी इसमें रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीव जंतु है, जो एनिमल्स होते हैं, जिस इस इकोसिस्टम में जो कुछ भी जो लिविंग बींग रहते हैं वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, टेरेस्ट्रियल का भी और मरीन का भी। इसलिए आपके ये इसका आंसर हो जाता है कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो दोनों का लिंक का काम करते हैं। Which of the following can be classified as an artificial ecosystem? Artificial मतलब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। मैंने आपको दो तरीके से बताया था, एक होता है नेचुरल, जिसको नेचर क्रिएट करती है, जैसे आपकी झीलें हो गई, तालाब हो गए, नदियां हो गई, ओशन हो गए, ठीक है, ये आपके नेचुरल है। लेकिन अगर बात करें आपके आर्टिफिशियल की, जिसको मैन ने मेड किया है, आर्टिफिशियल ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपका फॉरेस्ट नहीं आता, वो नेचुरल है। लेक्स भी नेचुरल है, पॉन्ड्स भी नेचुरल, लेकिन जो बगीचे हैं, उद्यान वगैरह है, आपके गार्डन वगैरह, ये क्या आते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। 11 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, बिल्कुल। और जो प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड नेशनल पार्क, ऐसे प्रोटेक्टेड संरक्षित क्षेत्र जिसमें नेशनल पार्क आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती है, बायोस्फीयर आ जाते हैं, रिजर्व्स एंड स्केयर्ड ग्रोव्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट आ जाते हैं, वो किसके एग्जांपल है? तो ये जो इसका पर्टिकुलर आंसर है वो है इन सीटू कंजर्वेशन, लेकिन एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसका पहले आंसर देख लो, इसका जो आंसर है वो है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू संरक्षण आप इसको बोल सकते हो। अब हम पहले ये देखेंगे इन सीटू और एक्स सीटू आखिर होता क्या है, क्यों हमने इसका ये आंसर दिया है। चलिए इन सीटू पहले पढ़ लेते हैं। इन सीटू के अंदर क्या होता है कि व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी all at all level is protected, we save the entire forest to save the tiger. इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई भी एनिमल है, अगर वो खतरे के निशान पर है, अगर वो खत्म होने की कगार पर है, मतलब अगर हमने उसको कंजर्व नहीं किया, उसको अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये हमारे नेचर का पार्ट है और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है तो कि हम इनको बचाएं, ठीक है। तो अगर मैं उस पूरे, जैसे मान लीजिए किसी फॉरेस्ट में वो एनिमल रहते हैं, तो अगर मैं पूरे फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर दूं, फिर चाहे उसके अंदर हर तरह के एनिमल हो, अगर मैं पूरे फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर दूं तो वो इन सितु है, यानी कि मैंने जगह को ही पूरी को ही कर दिया है कंजर्व। लेकिन वही अगर मान लो कि टाइगर है, टाइगर अगर खत्म होने वाले हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया से टाइगर को निकाल के एक ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दूं जहां पर उसको एक स्पेशल केयर करी जाए। तो यानी कि मैंने पूरे एरिया को कंजर्व नहीं किया, बल्कि मैंने उस एनिमल को वहां से रिमूव कर लिया और एक ऐसी पर्टिकुलर जगह पर ले गई मैं जहां पर उसको एक स्पेसिफिक केयर करी जा सके, ताकि उसका कहीं ना कहीं एक जो खात्मा है वो ना हो पाए। तो इन सीटू का मतलब है अगर मैं पूरे फॉरेस्ट को ही, पूरा जो जगह है उसको ही कंजर्व कर दूं तो वो इन सीटू हो जाता है, और एक्स सीटू का मतलब है कि मैं उस पर्टिकुलर एनिमल को ही बाहर निकाल लूं तो वो एक्स सीटू हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या किया है, एंटायर फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर दिया टू सेव द टाइगर, पूरा फॉरेस्ट ही मैंने कंजर्व कर दिया, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है कि उसके साथ साथ मैंने सबको कंजर्व कर दिया, सभी की देखभाल होगी, ठीक है। तो वो इन सीटू है, यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद एक्स सीटू है कि इस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ऐसे एनिमल्स है जो थ्रेटन्ड है, मतलब जो भी यहाँ पे तो एक्सटिंक्ट होने वाले या फिर खत्म होने वाले या फिर इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स कुछ भी आ जाते हैं इसमें, उनको हम वहां से निकाल लेंगे, उनके
जो नेचुरल हैबिटेट है उनको वहां से निकाल करके और ऐसी जगह पर हम उनको सेट कर देंगे जहां पर उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए और स्पेशल एक केयर उनको दी जाए, तो वो आपका XA2 हो जाता है। अब ये जो स्पेशल वाला है इसके अंदर आपके जूलॉजिकल पार्क आ जाते हैं, बोटनिकल गार्डन्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये XA2 का एग्जांपल है, इसको भी ध्यान में रख लेना, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैंने लिख करके दिया आप उसे ही पढ़े, इसलिए कह रही हूँ कि एडिशनल क्वेश्चंस भी बहुत सारे कवर करवाऊंगी। अगर मैं आज पूरे 30 क्वेश्चन आपको करा रही हूँ तो ये समझ लो आपके 60 क्वेश्चन आज की वीडियो में हो रहे हैं, ठीक है, 60 से भी ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत दी जा रही है। तो ये XC2 का भी एग्जांपल आपने ध्यान में रखना, और InSitu वाला हमने ऊपर जो है किया है, बायोस्फीयर कंजर्व वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है InSitu और XC2 के बीच में, इसलिए उसका जो आंसर है, क्वेश्चन दिखा देती हूं मैं कि ये जो आंसर है प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड नेशनल पार्क वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि मैंने पूरी चीजों को कंजर्व कर दिया ना, पूरा बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व कर दिया मैंने, तो ये आपका InSitu का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज, मतलब एक प्राकृतिक प्लेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, प्राकृतिक प्लेस, तो वो उसका हैबिटेट होता है, वो क्या होता है उसका प्राकृतिक आवास, आप इसको बोल सकते हो हैबिटेट को, ठीक है। इंग्लिश में ना आए तो हिंदी में देखो कितना अच्छा नाम लिखा है कि प्राकृतिक आवास आप इसको बोल सकते हो। जैसे टाइगर वगैरह किसी भी पर्टिकुलर एक जगह पर आपको देखने को, तो वो उसका हैबिटेट हो जाता है, ठीक है। जैसे जो मगरमच्छ वगैरह है वो पानी के अंदर रहते हैं, या फिर फिश का एग्जांपल ले लो, फिश आपकी कहां पानी के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं रहती, तो वो उसका हैबिटेट हो जाता है कि वो पानी के अंदर ही रहती है, ठीक है। आप अपने घर में रहते हो तो आपका हैबिटेट है, तो नेचुरल प्लेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो उसका हैबिटेट कहलाता है, उसका प्राकृतिक आवास यहां पर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द रीन्यूएबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स, इसमें से रीन्यूएबल आपने बताना है। मैंने आपको रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल अच्छे से करवाए थे, ठीक है। रीन्यूएबल आपकी अक्षय ऊर्जा पे आप इसको बोल सकते हो, लेकिन आपने रीन्यूएबल ऐसी ऊर्जा का, ऐसे रिसोर्स का एग्जांपल बताना है जो एग्जॉस्टिबल है, यानी कि खत्म हो सकते हैं, ऐसा का आपने एग्जांपल बताना है। भाई ये जो कोयला है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब आपका नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होता है, यानी कि ये आपका अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होता, ये आपका लिमिटेड अमाउंट में होता है। आप सभी को पता ना कि जो फॉसिल फ्यूल है वो आपका, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको बनने में लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, इन सबको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज दबाए और कल निकल के आ गए, इनको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनको नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। जबकि आपके जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो आपका, जैसे आपका सनलाइट हो गया, ठीक है, सनलाइट कभी थोड़ी खत्म हो सकता, एयर हो गया, पानी हो गया, मैंने ये सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई हुई हैं, ठीक है। तो ये सब आपका रीन्यूएबल है, यानी कि ये आपका अनलिमिटेड अमाउंट में होता है, जितना चाहो उतना यूज कर लो। भाई आपने अगर सोलर पैनल लगवाया तो जब तक सूरज है तब तक आप उसे बिजली बनाओ आराम से, क्या दिक्कत है। तो ये आपका रीन्यूएबल है जो आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट में। इन्होंने पूछा है हमसे कि आपको एक ऐसे रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल बताना जो एग्जॉस्टिबल हो, समाप्त होने वाला हो। तो ये तो आपके नॉन रीन्यूएबल आ गया, जो आपका बायोमास है वो आपका रीन्यूएबल है, बट ये भी आपका एग्जॉस्टिबल में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। एवरी कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल, हम पीछे अभी पढ़ करके आए जब हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड चेन के, वो एक क्या करते हैं, एक कहीं ना कहीं ट्रॉपिक लेवल बना करके चलते हैं। और इंटर रिलेशन होता है बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, इनके बीच में एक आपस में पारस्परिक संबंध भी होता है। और ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, मैंने बताया था ना कि न्यूट्रिशन का ट्रांसफर भी हो रहा है और साथ ही किसका फ्लो भी हो रहा है, एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ऊपर के सभी वो सारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, द अपर पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज, जो ऊपरी पार्ट होता है किसी भी पानी में रहने वाले जो भी आपका पारितंत्र है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है। तो इसका सीधे तौर पर जो आंसर है वो आपका प्लैंकटन हो जाता है। प्लैंकटन होता क्या है, अभी आंसर देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, बट प्लैंकटन क्या होता है वो आपको नीचे बताया गया है। प्लैंकटन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आप डायग्राम में देख सकते हो,
प्लैंकटन क्या होता है, ये देखो, ये जो बिल्कुल ही ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप, ऐसे पतले पतले और ये बहुत ही हल्के टाइप होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको प्लैंकटन कहा जाता है। इफ इट इज कैरिड बाय टाइड्स, यानी कि अगर थोड़े बहुत भी अगर पानी में अंदर टाइड है या फिर करंट वगैरह है, करंट का मतलब वो बिजली वाला करंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब वेव वगैरह जो है पानी के अंदर, तो वो यहाँ पर स्विम नहीं कर सकते, उनके साथ उस फोर्स के साथ ही बह जाते, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, इतने हल्के होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर पानी का बहाव आया उसके अंदर ये क्या कर जाते, बह जाते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट स्विम वेल इनफ टू मूव अगेंस्ट दीज फोर्सेस। अब बड़ी बड़ी जो ये मछलियां वगैरह होती है वो तो इन जो फोर्स अपनी, जैसे अगर वो ऐसे जा रहे तो वैसे चलते रहेंगे भले ही बहाव कहीं भी हो, लेकिन ये इतने हल्के होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनको प्लैंकटन कहा जाता है। अब ये जो है आपका प्लांट्स भी हो सकते हैं और ये आपके एनिमल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लैंकटन जो है आपका एनिमल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में ऐसे से ये दिखते हैं और ये आपका क्या करंट के साथ इजीली मूव कर जाते हैं। ये जो फोर्स आता है उस चीज को ये कहीं ना कहीं सह नहीं पाते और बह जाती है, तो ये होते हैं प्लैंकटन। ठीक है, तो उसका आंसर आपका प्लैंकटन था। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट, किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है ये। देखो, डेड एनिमल्स है, मरे हुए एनिमल्स है, उनको कौन खा रहा है, ब्लो फ्लाई मैगोट खा रहा है, मैगोट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहे हैं, और फ्रॉग को कौन खा रहे हैं, स्नेक खा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और आपका ओमनिवोर्स और ये आपका डेट्रीवोर्स था। हर्बी मतलब हर्बी का तो काम ही नहीं है, घास फूस का तो काम ही नहीं लिया गया है, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो जो जिंदा एनिमल्स होते हैं ना उनको मार के खाते हैं। ओमनिवोर्स का भी नहीं है, लेकिन ये क्या है आपका डेट्रीवोरस का है। ठीक है, ये क्या है आपकी डेट्रीवोरस का एग्जाम्पल है, यानी कि डेट्रिटल फूड चेन है, ये डेट्रिटल फूड चेन है, यानी कि डेड एनिमल्स। भाई डेट्रीवोरस कौन थे, जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स थे उनकी फ्लैश को खा रहे थे ना, वो डेड एनिमल्स की फ्लैश को खाते हैं डेट्रीवोरस जो होते हैं। तो ये डेड एनिमल्स को ब्लोफ्लाई मैगोट खाएंगे, मैगोट को कौन, फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। आप टेंशन नहीं लो, मैगोट आप सोच रहे होगे होता क्या है, नीचे बहुत एक अच्छी सी सुंदर सी मैंने लगाई है, ये आपके मैगोट होते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर आप इतनी सुंदर प्यारी सी देख रहे हो ये आपके मैगोट होते हैं। ठीक है, ब्लोफ्लाई आपने ये देखे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे ये आपने देखे भी होंगे अपनी जिंदगी में कहीं कभी ना कभी ऐसे आपने कीड़े मकोड़े देखे भी होंगे, सुंदर से जो कीड़े मकोड़े हैं। चलिए इसको ज्यादा नहीं देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 18 है आपका, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज नोन एज। भाई बड़ी मात्रा में हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, वनों की कटाई हम बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, और वनों की कटाई हम ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। हम अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा चीजें करते हैं। नेचुरल भी हो जाता है बट नेचुरली इतना नहीं होता, जैसे आग वगैरह लग गई, ठीक है, जैसे अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी। बट ह्यूमन यहाँ पर अपनी खुद की स्वार्थ के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, कुछ भी कह लो, पूरा डीपली मैंने आपको सारी चीजें करवाई हुई है। तो डिफोरेस्टेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, वनों की कटाई। उसके बाद डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज करते हैं, किसको डिक्रीज करते हैं, डिफोरेस्टेशन की वनों की कटाई की वजह से डिक्रीज होता है, कम होता है। क्या कम होता है, सोइल इरोजन तो बढ़ता है भाई, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सोइल को अच्छे से अपनी जकड़ में नहीं रख पाएंगे पेड़, तो सोइल इरोजन तो बढ़ता है, ये तो बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। ये क्यों बढ़ेगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गैस हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया। बिकॉज अगर प्लांट्स नहीं है तो वो कैसे बैलेंस करके चलेंगे CO2 को। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, इसी की वजह से ड्रोट, सूखा भी बढ़ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेड़, और अगर ये है नहीं तो सूखा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो घट रहा है वो क्या है, रेनफॉल। भाई बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, तो सूखा बढ़ रहा है, लेकिन क्या घटेगा, रेनफॉल, वर्षा यहाँ पर घटेगी अगर हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो इजी क्वेश्चन था ये, इतना टाइम नहीं लेते हैं, इसलिए 19 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इज नोन एज। हम जब प्लांट को काट रहे थे तो हो रहा था डिफोरेस्टेशन, और जब हम नए नए प्लांट को लगाते हैं, एक्सटेंसिव हम प्लांट को लगा रहे हैं, हम प्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम रिफोरेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफोरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वनीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जब हम पेड़ को काटते हैं तो वो डिफोरेस्टेशन हो जाता है, इसको निर्वनीकरण बोलते हैं, फिर वनों की कटाई बोलते हैं। और जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो वो रिफोरेस्टेशन हो, यानी कि हम फिर से हम फॉरेस्ट बना रहे हैं। री मतलब फिर से, अगेन, दोबारा, और फॉरेस्ट मतलब जंगलों को उगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से जंगलों को उगा रहे हैं, तो वो रिफोरेस्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू हेवी रेन एंड विंड इज कॉल्ड। ऊपर की जो भी आपकी फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ जो मिट्टी है, वो यहाँ पर खराब हो रही है बारिश की वजह से और हवा की वजह से, इसको क्या बोला जाता है। तो इसको सिंपली तौर पर हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा का
अपर्दन हो रहा है, मृदा कटाव आप इसको बोल सकते हो, भूमि का कटाव आप इसको बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है, और ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है, क्योंकि पेड़ हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिट्टी को अपनी जकड़ में पकड़े रखते हैं मिट्टी को पेड़, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो या तो पानी के साथ बह जाएगी या फिर वो हवा के साथ उड़ जाएगी। ठीक है, तो यही आपका था कि सोइल इरोजन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसके बारे में हमें एक जो स्टेटमेंट सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है वो बताना है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कुछ प्रभाव है, हमने पेड़ काट दिए हैं, पेड़ों की कटाई हो चुकी है, अब इसके प्रभाव के बारे में कुछ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सारे सही है, बस एक सही नहीं मिलेगा, वो हमें छांटना है। तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो डिस्ट्रॉय करेगा नेचुरल हैबिटेट को, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेगा। नेचुरल हैबिटेट मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कोई भी प्लांट वगैरह, कोई भी पर्टिकुलर एनिमल्स वगैरह अगर फॉरेस्ट में रहते हैं तो उसका हैबिटेट कहलाता है, तो उनके लिए तो हम चीजें खत्म ही कर रहे हैं भाई। अगर पेड़ ही काट देंगे तो पेड़, वहां पर फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं, उनको हमने घर ही खत्म कर दिया है, तो उनका हैबिटेट हमने खत्म कर दिया, ये बिल्कुल एक करेक्ट प्रभाव है। इट अल्टर्स द लोकल वेदर पैटर्न, बिल्कुल ये एक तरीके से मौसम के पैटर्न को भी बदल रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इट स्पीड अप न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, या फिर इट लीड्स टू सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन तो हो रहा है, ये भी इसका प्रभाव है, लेकिन स्पीड अप नहीं कर रहा है न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग को। भाई सारी चीजें नेगेटिव है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि ये जितना भी पोषक तत्व है वो यहाँ पर रिसाइकल हो रहे हैं, नहीं, ये इसका एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है डिफोरेस्टेशन के चक्कर में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 23। आई होप आपको विजिबल है और दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, भाई हमने बहुत ज्यादा पेड़ काट दिए हैं, पेड़ काट दिए मतलब हमने क्या कर दिया, डिफोरेस्टेशन कर दिया, वनों की कटाई कर चुके हैं हम। अभी बताना है आपने कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नियर बाई एरियाज विल बी कूलर, क्या जो पास पड़ोस के एरिया है वो अभी ठंडे होंगे, भाई हमने पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए मतलब जो आपका CO2 का लेवल है वो बढ़ा दिया, क्लाइमेट के अंदर कर दिया हमने चेंज, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, बढ़ा चुके हैं हम, टेम्परेचर तापमान को बढ़ा चुके हैं। अगर तापमान को बढ़ा चुके हैं तो ठंडा कैसे रह सकता है, ठीक है, तो ये तो नहीं रहेगा ठंडा, तो इसलिए ए तो जो है आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए तो पॉसिबिलिटी है कि जो नहीं, ए तो नहीं है पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो नियर बाई एरिया है वो कूल नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो ए नहीं है। हमसे पॉसिबिलिटी पूछी गई है ना, हाँ पॉसिबिलिटी हमसे पूछी गई है, ए तो नहीं है। पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर विल बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो पानी का, जो बारिश का जो पानी है उसका रिसाव होना वो कम हो जाएगा, हाँ ये जो है चीज है एक सही है। और रन ऑफ रेन वाटर विल कैरी अवे सॉइल, जो रेन वाटर है वो यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो जो ऊपर की जो मिट्टी है उसको बहा ले जा रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी सही है। और उसके बाद डी क्या कह रहा है कि लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर विल इंक्रीज, कि जो भूमि का जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, नहीं ये इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज डिफोरेस्टेशन जब हो रहा है तो वर्षा कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, और जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर ग्राउंड वाटर कैसे यहाँ पर इंक्रीज होगा, बिकॉज पर्कुलेशन तो हो ही नहीं रहा। रेन वाटर जो है, मिट्टी जो है एक फिल्टर का काम करती है पानी के लिए, जो रेन वाटर है ना उसके लिए एक फिल्टर का काम करती है, तो अच्छा पानी रिस्क करके नीचे ग्राउंड वाटर तक जाता है, हमारे पीने योग्य बनता है। तो जब पर्कुलेशन ही नहीं होगा, रिसाव ही नहीं होगा पानी का मिट्टी के अंदर, तो ग्राउंड वाटर कैसे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी क्या है, पॉसिबिलिटी है, बी और सी दोनों पॉसिबिलिटी है, ए और डी नहीं है। बी और सी कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। Which of the following is are consequences of deforestation? वनों की कटाई के कौन से परिणाम है, भाई कौन से कारण इसमें से हो सकते हैं, परिणाम, कारण नहीं परिणाम पूछे, कॉन्सिक्वेंसेस पूछे, हमने वनों की कटाई कर चुके, अब हमें इसके परिणाम बताने हैं। इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर में तो इंक्रीमेंट हम कर ही बैठे हैं, बिकॉज CO2 यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रही है, और ग्रीन हाउस गैसेज का यहाँ पर जो इवोल्वेशन है वो ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए इंक्रीज तो हो गया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हो रहा है, ठीक है, CO2 बढ़ रहा है। इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर का लेवल नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वर्षा तो इफेक्ट ही कर रहे हैं ना, पर्कुलेशन तो हो ही नहीं रहा, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। कौन सा है कॉन्सिक्वेंस, ए बी है, सी नहीं है। और इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड्स एंड ड्रोट, यानी कि बाढ़ और सूखा, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो ए बी ओ डी है, ए बी ओ डी कहां पे है, ये है ऑप्शन नंबर 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 24 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, अब क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है, सतत विकास से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030, इसमें से कौन सा टारगेट है जो नहीं है? भाई आप सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी के कुछ गोल्स हैं, 17 गोल्स है। ये 17 के 17 गोल्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इंक्लूड करे हैं, इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड करे हुए हैं, जिनको मैं करवा दूंगी, पहले भी करवा चुकी हूँ कंटेंट के टाइम में। ये पूरे 17 के 17 जो गोल्स है ना, इसको ध्यान में रखना, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बताओ ये वाला गोल्स क्या कहता है, ये वाला गोल्स क्या कहता है। तो 17 गोल्स है, इजी है, आराम से याद हो जाएंगे, 2-3 बार में पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इसमें से ये बता रहा है कौन सा नहीं है, बाकी सारे हैं लेकिन हमें नहीं बताना है। अब देखो अच्छी बात यह है कि ऑप्शन नंबर 5 इंक्लूडेड है। अब देखेंगे कौन कौन ऑप्शन नंबर 5 को देगा। चलिए, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी, ये बिल्कुल है, फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी स्कूलिंग की बात करी गई है, कि बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग की बात करी गई है एसडीजी के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर इसकी बात करी गई है। यूनिवर्सल सार्वजनिक रूप से एक्सेस हो क्वालिटी हायर एजुकेशन का, इसकी भी बात करी गई है। इक्वल एक्सेस हो अफोर्डेबल वोकेशनल ट्रेनिंग का, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी बात करी गई है, व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में बात करी गई है। फ्री हायर एजुकेशन के बारे में बात नहीं करी, हमें सिर्फ बात करी गई है एजुकेशन की बात करी गई है, बट सेकेंडरी लेवल तक बात करी गई है कि स्कूलिंग के दौरान। लेकिन अगर आप कॉलेज की एजुकेशन भी मुफ्त में ले लो, उसकी बात नहीं करी गई है। हायर एजुकेशन टू ऑल की बात नहीं करी गई है एसडीजी के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। 5 को मैं भरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे शौक नहीं है, मैं ऊपर के 4 ऑप्शन में से कोई भी एक फिल कर दूंगी, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, और जिसको 5 भरना हो वो भर दे, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एसडीजी वर अडॉप्टेड बाय ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, जितने भी आपके यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा 2015 में अडॉप्ट किया गया। एक यूनिवर्सल कॉल है टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, यानी कि एक तरीके से एक एक्शन लिया गया इनके द्वारा, जितने भी इसके अंदर आते हैं सबके द्वारा एक एक्शन लिया गया कि यहाँ पर गरीबी को खत्म करे, प्लैनेट्स को बचाए। भाई हमारा प्लैनेट्स बहुत खतरे के अंदर है, हमारे जो पृथ्वी है वो खतरे के अंदर है, उसको बचाए और इंश्योर करेंगे पीपल एंजॉय कर रहे हैं पीस को और प्रॉस्पेरिटी को बाय 2030, इसे ध्यान में रखना। एक तो है 17 गोल आपने ध्यान में रखना है, और कब तक का इन्होंने एक जो है एक क्या बोलते हैं इसको, कब तक की डेडलाइन रखी है, 2030 तक की इन्होंने ये 17 गोल अचीव कर लेना है, इस बारे में इन्होंने बात करी है। तो ये जो 17 गोल है वो क्या है? गोल नंबर 1 कहता है नो पॉवर्टी, बिल्कुल गरीबी नहीं, ठीक है, पॉवर्टी की बात नहीं करेंगे, कोई पॉवर्टी नहीं होगी, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, 0 हंगर होगी यहाँ पर, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गुड हेल्थ और वेलबींग की गोल 3 बात करता है। गोल 4 बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, दिस गोल एंश्योर कि सभी गर्ल्स को और बॉयज को कंप्लीट फ्री प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग की बात करी गई है 2030 तक। गोल 5 कहता है जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है। गोल 6 कहता है कि साफ और स्वच्छ पानी और साफ सफाई वगैरह की बात करी गई, सैनिटाइजेशन की बात करी गई है। गोल 7 कहता है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जो आप अफोर्ड कर सकते हो, साफ सुथरी ऊर्जा की बात करी गई है, जो कि रिन्यूएबल सोर्स इसके अंदर आते हैं। गोल 8 की बात करी गई डिसेंट वर्क हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो आपकी, और गोल 9 की बात करी गई उद्योग का, इनोवेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है गोल 9 में। ये आपने सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ गोल 9 क्या कहता है, गोल 6 क्या कहता है। गोल 10 बात करता है इनइक्वालिटी को हमें खत्म करना है, असमानता को खत्म करना है, और 11 कहता है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की, समुदाय वगैरह की, शहरों की बात करी गई है, सतत शहरों की बात करी गई है। 12 कहता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हमने करना है, अगर हम किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो एक दायरे में रहते हुए करेंगे, उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे, और अगर यूज करें तो उसका प्रोडक्शन भी करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज करके भाग गए। 13 कहता है क्लाइमेट का एक्शन, और 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर, और 15 कहता है लाइफ ऑन लैंड, और 16 बात करता है शांति की, पीस की, न्याय की, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, और 17 कहता है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ठीक है, तो ये कुछ 17 गोल हैं एसडीजी के जो आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और 2030 तक का इन्होंने टारगेट रखा है कि हम ये सारी चीजें यहाँ पर अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 26 कहता है द 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, 3 आधारभूत पिलर की बात करी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। वो 3 जो पिलर है, वो 3 जो स्तंभ है जो एक नींव का काम करते हैं एसडी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, वो क्या है? तो वो आपके यहाँ पर
सोशल है, एनवायरमेंटल है, इक्वालिटी नहीं है, सोशल एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल एनवायरमेंट एंड इक्वालिटी नहीं है, कल्चरल इक्वालिटी नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाता है कि सामाजिक, पर्यावरण और आपका आर्थिक। ठीक है, ये 3 आपके पिलर है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल चीजों को कि सामाजिक आपका और एक आर्थिक और एक इकोनॉमिक। आर्थिक वही है, पर्यावरण रह गया। ठीक है, पर ये 3 आपके पिलर का काम करते हैं एसडीजी के लिए। अब थोड़ा सा देख लो कि कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू जनरल यूजेज आफ्टर द, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका बात हुई कहां पे? भाई हमने बात करी 2030 तक, इन्होंने 17 गोल के बारे में बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने, लेकिन ये आया कहां से? तो जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो केम इनटू जनरल यूजेज आफ्टर द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये आपने ध्यान में रखना है इस कमीशन को कि कौन से रिपोर्ट बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट बात करता है इसके बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट बात करता है 1987 में। ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 के बाद सतत विकास की अवधारणा सामान्य उपयोग में आई और कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एम्फसाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। ये भी आपने ध्यान में रखना है, किसके द्वारा एम्फसाइज किया गया इसको? यूएनसीईडी। फुल फॉर्म भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये कुछ चीजें थी जो कि फैक्ट थी, मुझे लगा आपको देनी चाहिए है। अब एक चीज और है यहाँ पर कि जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है उसको कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं। हमारा एक कॉमन फ्यूचर भी इसको हम बोल सकते हैं, FUTURE, कॉमन फ्यूचर भी आप इसको बोल सकते हो कि सबका कॉमन फ्यूचर है, ये भविष्य है। ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, ये स्टेट करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। ये कहता है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो होती क्या है? सतत विकास। सतत विकास कहता है कि प्रेजेंट में अगर हम रिसोर्सेज का, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें कि हम अपने भविष्य में जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ तो छोड़े, उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। हम ऐसे चीजों को यूज करें कि अपने लिए तो हम यूज कर ही रहे हैं, अपने लिए हम किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़े, लेकिन रिसोर्सेज को उनके लिए भी छोड़े, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजों को छोड़े ताकि वो भी इस चीज का यूज कर पाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि जिस तरीके से हम चीजों को यूज करते आ रहे हैं वो हमें नहीं करनी है। 2030 तक का डेडलाइन यहाँ पर दी गई है कि हमें फ्यूचर प्रेजेंट जनरेशन को हमें ऐसे अपनी नीड्स को पूरा करना है कि हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ी है उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना करें, उनको भी ये सारे रिसोर्सेज मिल सके। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका कहा है कि ब्रुटलैंड जो कि आपकी कॉमन फ्यूचर आप इसको बोल सकते हो। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किया बिना। यानी कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप ही हो, आगे कोई नहीं आएगा। हम सिर्फ हम नहीं है ना, आगे भी जनरेशंस आएंगे तो उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज को छोड़ना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बारे में बोलता है। और एसडीजीज वर सेट इन 2015 में इसको सेट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड आर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये भी कुछ चीजें, तो मैं काफी चीजें आपको फैक्चुअल बता चुकी हूं जिसको आपने ध्यान में रखना है, इसलिए एडिशनल चीजें लाई गई है। ठीक है, पढ़ना है इसको आपने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 3 पैरामीटर है जो मैंने आपको बताया है, 3 पिलर है, इकोनॉमिक है, सोशल है और एनवायरमेंट है। ये आपका सस्टेनेबिलिटी है और ये आपका सोशल पिलर है, एनवायरमेंटल पिलर है और ये आपका आर्थिक एक तरीके से पिलर आ जाता है, स्तंभ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंश्योर करता है अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन। मैंने आपको पूरे 17 गोल पढ़ाए ना, तो उसके अंदर वाटर और सैनिटाइजेशन के बारे में भी बात करी गई। तो एसडीजी 6 इसके बारे में बात करता है, इसलिए कह रही हूँ पूरे 17 के 17 याद कर लेना अच्छे से। पूरा एसडीजी 6 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, 6 नंबर का जो गोल है एसडीजी का वो इसके बारे में बात करता है कि पानी के बारे में और सैनिटाइजेशन के बारे में। 28 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेटेड बाय टू बी अचीव्ड बाय 2030। इसमें से कौन सा एक गोल नहीं है जिसको टारगेट नहीं रखा गया? बाकी तीनों को रखा गया लेकिन उसको नहीं रखा गया 2030 के लिए। जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है, जीरो हंगर की बात करी गई है और गुड हेल्थ और वेलबींग की भी बात करी गई है, स्पेस रिसर्च की बात नहीं करी गई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, जिसके बारे में जो 17 गोल है उसके बारे में उसके अंदर ये चीजें नहीं आती, स्पेस रिसर्च नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग
watershed development project is sponsored by the central government aims at enabling the rural population to conserve water। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए यानी कि ग्रामीण लेवल पर, विलेज लेवल पर यहाँ पर बताया गया कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज पानी जो है बहुत कम बचा है हमारे पास, खत्म होने के लिए बिल्कुल। तो यहाँ पर एक तरीके से जो विलेज लेवल पर बात करिए कि उनको हम कैसे चीजों में जो है सक्षम बना सकते हैं। तो ये अरवरी पानी संसद है, हरियाली है, जल क्रांति अभियान है या फिर नीरू मीरू है। तो आपकी ये हरियाली है, कौन सी है? हरियाली। ठीक है, हरियाली है इसका करेक्ट आंसर, हरियाली। जो नीरू मीरू है इसका जो रिलेशन है वो राजस्थान से है, ये ध्यान में रखना। इसका रिलेशन अगर पूछे तो राजस्थान से है। अरवरी पानी संसद आपकी आंध्र प्रदेश की है, पानी से रिलेटेड है, पानी को कंजर्व करने से रिलेटेड ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बताया गया है कि हरियाली क्या है, एक वाटरशेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसको इंप्लीमेंट किया गया है सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी और स्टेट सरकार की तरफ से भी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया गया है एट द ग्राम पंचायत लेवल यानी कि पंचायत लेवल पर लाई गई है। बिकॉज जो लोकल्स होते हैं ना वो थोड़ा सा इस चीज को समझते नहीं है कि भाई थोड़ा सा हमें इस चीज को सेव कर, वैसे समझते तो कोई नहीं है, हम लोकल्स को ही क्यों कहें, समझते तो कोई ही नहीं है, शहरों के लोग भी अपना मस्त से गाड़ियां वगैरह खूब वॉश करते हैं। तो ग्राम में पंचायत लेवल पर इस चीज को लाई गई है कि लोगों का जो है पार्टिसिपेशन बढ़े, हम पानी को क्या कर पाए, कंजर्व कर पाए। ठीक है, तो ये स्टेट की तरफ से भी और सेंटर की तरफ से भी ये सारी चीजें आपके लिए लाई गई है, हरियाली लाई गई है पानी के लिए, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज जो है हमने 30 क्वेश्चन करे हैं यूनिट 1 से रिलेटेड। कल जो है अगले कुछ 30 क्वेश्चन की कोशिश करेंगे लेकर के आएंगे, यूनिट 2 पे बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 पे बात करेंगे। जिनका भी एग्जाम आने वाला है आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी भी टेंशन के बिना पढ़ते रहिए। वीडियो आज की कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे और भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिले और मैं आपके लिए और अच्छी चीजें लेकर के आऊं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक बनता है, शेयर कर दो सभी के साथ, जहां मर्जी वहां शेयर कर दो, सभी के साथ शेयर कर दो। मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम आपका चैनल को शेयर करते हैं, तो आप भी फटाफट से करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, जल्दी जल्दी 20,000 कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।